यही ना होता कि जगह ना मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती। रुपये पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपये भी जाएं। ये तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूँ? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश ठक से रह गया। उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया। वो उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय ना कर सका। लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा, इस वाक्य में कहीं आक्षेप तो नहीं छिपा हुआ है? चंपा ने संदूक खोलकर तो नहीं देख लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वो इस समय अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे ये उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न हो। चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को संतोष ना हुआ। क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? वो बोला। चंपा ने गला छुड़ाना चाहा, तुम जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ इस शादी में ही तुम अपनी नीयत ठीक ना रख सके। 100-200 रुपए की चीज़ें घर रख ही ली। प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया। मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने कमीशन के सिवा उनकी एक पाई भी नहीं छुई। और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं। बड़े बड़े हुक्काम खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती कि तुम कमीशन के रुपए ले जाकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, कुछ याद है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपये महीने देते जाते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी ना थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी महरी जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी ही में डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी और दिन में 2 बार हाल चाल भी पूछने आया करते थे। ये ज़मानत ही क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की ज़मानत तो जल्दी कोई करता ही नहीं। तुम्हारी ज़मानत के लिए 10,000 रुपये नकद निकाल दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपये तो जब्त ही हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें भी प्राण देने को तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, ये उस वक्त मालूम होता है जब नश्तर लगाया जाता है। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोल कर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग्य चित्र देखकर क्यों हमारे मन को चोट लगती है? इसलिए कि वो चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है। वो जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे केंद्रीभूत होकर वृद्धाकार हो जाता है, तब हमारे मुंह से निकल पड़ता है, उफ हो। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वह संदूक कई गुना भारी होकर शीला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्रित होकर टीसने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उसकी नई नवेली दुल्हन सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। चंपा को उसका ये आग्रह बुरा लगा। चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछावन नहीं है
और ना काफ़ी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ़ देने और आप तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत उसकी समझ में ना आई। लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राज़ी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। 3 स्त्रियां अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। कई महीने पहले वो इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकलने की। तब ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ। अब ज्वर का उतार था, शांत, शीतल। तब कदम पीछे हटता था, आज आगे बढ़ रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दिया और फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर को लौट पड़ा। हनुमान संजीवनी बूटी वाला ध्वला गिर उठाए जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर ले जाते समय उसके प्राण सूखे थे, मानो किसी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। आज संदूकची को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था कि वो किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वो घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था। कुंजी उसने सिरहाने रख दी। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था। आज वो अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहाँ आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बापूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी हो गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी वहाँ आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा संदूक मिल गया, एक चीज़ भी नहीं छुई, जैसे केवल रखने ही के लिए ले गया हो। प्रकाश को इन सब बातों पर कैसे विश्वास आए जब तक कि अपनी आंखों से संदूक ना देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 महीने के बाद मिल जाए और ज्यों का त्यों। संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती। ठाकुर, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। बीरू की माँ कहती थी कोई दैवी घटना है। आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे भी कभी विश्वास ही ना आता। ठाकुर, आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था। ठाकुर, अनुष्ठान तो बीसियों ही कराए। प्रकाश, बस तो ये अनुष्ठान की ही करामत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को ये खबर सुनाई तो वो दौड़कर उनके गले से चिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है। मैं कल 1000 कंगलों को भोजन कराऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।